हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैदम एकेडमी। आई एम मोहम्मद सादिक। आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेस एंड लेंस मेकर्स फार्मूला। ये जो टॉपिक है नीट और जेई दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिफ्रैक्शन स्फेरिकल सरफेस पर कैसे होता है, इमेजिंग कैसे की जाती है, रे को हम कैसे ट्रेस करते हैं, ये सारी बेसिक चीज़ें हमें क्लियर होंगी तो फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करना, जिस तरह के क्वेश्चंस जेई या नीट में पूछे जाते हैं, वो हमारे लिए काफ़ी इजी होता है। एंड प्लस ये जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उसमें उसके लिए भी काफ़ी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर लॉन्ग आंसर जो क्वेश्चंस होते हैं उस तरह के क्वेश्चंस एज ए डेरिवेशन आपसे पूछे जाते हैं। सो लेट्स बिगिन रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेस। नाउ रिफ्रैक्शन हमें मालूम है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब एंटर करती है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। एंड स्फेरिकल, अच्छा, उसमें जो रिफ्रैक्शन है उसमें दो लॉज होते हैं। वो किसी भी तरह का इंटरफेस हो, कैसा भी सरफेस हो जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो होंगे वो हमेशा वैलिड होंगे। तो उसमें से पहला होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल जो इंटरफेस पर होगा वो सब एक ही प्लेन में होंगे। और दूसरा जो एंगल होगा इंसिडेंट रे का नॉर्मल से और एंगल जो होगा रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल से, इन दोनों एंगल्स के साइन का रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट होता है फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर अ गिवन वेवलेंथ ऑफ लाइट। सो इफ यू नो दैट देन वी कैन प्रोसीड टुवर्ड्स रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। ये हमें एक स्फेरिकल इंटरफेस दिया हुआ है, दैट इज अ सरफेस जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। इधर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इस तरफ जो मीडियम है उसका n2 है और n2 n1 से ज़्यादा है। दैट मीन्स इधर का मीडियम इसके कंपैरिजन में डेंसर है। ओके, अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं n1 मीडियम में और उस ऑब्जेक्ट से जो रे एमिनेट होगी वो रिफ्रैक्शन के बाद कैसे किधर जाएगी उसको हम ट्रेस करेंगे। दैट मीन्स इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे बनेगी वो हम पता करेंगे। सो यहाँ से एक रे इंटरफेस पर इंसिडेंट हो रही है लाइक दिस, और अब इस पॉइंट पर हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है। कभी भी स्फेरिकल इंटरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए सिंपली हमें क्या करना है, उस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करना है। दैट वुड बी रेडियस एंड रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द स्फेरिकल सरफेस। सो यहां पर ये जो लाइन होगी दैट वुड बी नॉर्मल टू द इंटरफेस। This is normal to the interface. Okay, so यहाँ पर इस रे का जो नॉर्मल से एंगल है ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये डेंसर मीडियम में जा रही है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। सो से नॉर्मल की तरफ बेंड होकर ये रे यहाँ पहुँच रही है। ओके, यहाँ पर दूसरी रे हम कैसे ले सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट से, एक तो ये रे हो गई, दूसरी रे ऑब्जेक्ट से एमिनेट हो रही है और एक्सिस के अलोंग चल रही है इस तरह से, तो वो यहाँ पर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, 0 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है, नो डेविएशन, वो रे सीधी निकल जाएगी। सो ये दोनों रेज रिफ्रैक्शन के बाद इस पॉइंट पर आकर मिल रही हैं। सो वी कैन से कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस मीडियम में इस पॉइंट पर बन रही है। अब हमें यह करना है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, अच्छा, डिस्टेंसेस हम कहाँ से लेंगे, ये जो एक्सिस का पॉइंट है इंटरफेस पर, इस पॉइंट से सारी डिस्टेंसेस ली जाएंगी। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा, लेट्स कॉल दैट P। ये होगा हमारा रेफरेंस पॉइंट P। ओके, सो P से ही सारी डिस्टेंसेस मेजर करनी है। सो ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको हम U से डिनोट करते हैं, और ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी इमेज डिस्टेंस, इसको हम V से डिनोट करेंगे। दिस डिस्टेंस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम R से डिनोट करेंगे। सो हमें बेसिकली यहाँ पर इन तीनों के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। ओके, अब उसके लिए क्या करना है, कुछ अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पर हमें देखना है कि ये जो केस है ये स्मॉल अपर्चर का केस है, जो लाइट है वो इंटरफेस के स्मॉल रीजन पर ही इंसिडेंट हो रही है। अब इसका क्या मतलब, सपोज इस तरह का एक इंटरफेस है और लाइट को हम अलाउ कर रहे हैं थ्रू अ नैरो ओपनिंग, इस नैरो ओपनिंग से ही लाइट जा रही है। उस सिचुएशन में लाइट रे जो एंगल बनाएगी एक्सिस से,
ये एंगल क्या होगा, वेरी स्मॉल। तो स्मॉल अपर्चर के केस में हम स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन यूज करेंगे। एंड स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है, क्विकली उसको रिवाइज कर लेते हैं। उसमें हम क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा और टैन अल्फा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं और दोनों की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली से थीटा ले लेते हैं, यहाँ पर दोनों की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होती है। दिस इज स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। सो यहाँ पर ये अपर्चर बहुत स्मॉल है। अब चूंकि यहाँ चीज़ों को समझना है इसलिए हमने एक्सपेंड करके डायग्राम बनाया है। सो इन केस ऑफ स्मॉल अपर्चर ये जो पॉइंट M होगा ये P के बहुत क्लोज होगा। उस सिचुएशन में ये वाला एंगल क्या होगा, बहुत स्मॉल बनेगा। ये वाला एंगल भी क्या होगा, बहुत स्मॉल बनेगा। सो अब यहाँ पर अगर हम M से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, M से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है एक्सिस पर एंड इस पॉइंट को हम D कहें। सो स्मॉल अपर्चर के केस में P और D पॉइंट्स जो होंगे बहुत पास में होंगे। अगर कोई डिस्टेंस हम P से मेजर कर रहे हैं तो उसको हम D से भी मेजर कर सकते हैं। इट वुड रिमेन प्रैक्टिकली सेम। ओके, सो यहाँ पर हम कुछ एंगल्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लेट्स कॉल दिस एंगल अल्फा, दिस वन बीटा और इस एंगल को हम कह सकते हैं गामा। यहाँ पर ये जो एंगल है रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल से, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन स्मॉल आर। ओके, सो फॉर स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन इस अल्फा का टैन अगर हम लिखें, सो टैन अल्फा, उसी को साइन अल्फा भी कहेंगे हम, एंड दैट विल बी प्रैक्टिकली अल्फा। सो इस वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, टैन अल्फा विड बी एम डी, एंड एम डी लिखें या एम पी लिखें सेम चीज है। सो एम डी अपॉन दिस बेस लेंथ विच इज ओ डी, एम डी अपॉन ओ डी ये हो जाएगा। सिमिलरली टैन बीटा वुड बी सिंपली बीटा, एंड बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, एम डी अपॉन बेस लेंथ इज डी सी, बेस लेंथ इज डी सी, एंड देन टैन गामा would be md सेम md अपॉन di, ये हो जाएगा। ठीक, सो ये जो एंगल्स हैं इनका टैन या साइन क्या होगा वो हमने लिख लिया। फर्दर यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इसको भी इवेल्युएट कर लेते हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो ट्राइंगल है MCO, ट्राइंगल MCO, इस ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है। एक साइड को हमने एक्सटेंड किया है तो ये बाहर से बन रहा है। सो एक्सटीरियर एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, बाकी जो दो एंगल्स हैं उनका सम, अल्फा प्लस बीटा। सिमिलरली ये वाला जो ट्राइंगल है MIC, इस ट्राइंगल में इस साइड को हमने एक्सटेंड किया है तो ये बाहर से बन रहा है। बीटा इज द एक्सटीरियर एंगल। सो इन ट्राइंगल MCI बीटा इज द एक्सटीरियर एंगल, सो उसको हम क्या लिख सकते हैं, R प्लस गामा, इस तरह से लिख सकते हैं। सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीटा माइनस गामा, ये हो जाएगा। अब ये एंगल्स हमने क्यों इवेल्युएट किया है, हमें यहाँ पर स्नेल्स लॉ यूज करना है। एंड स्नेल्स लॉ क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच में एक रिलेशन है। नाउ यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ क्या लिखेंगे हम, इस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 इंटू उसमें जो एंगल है I उसका साइन। सो n1 साइन I इज इक्वल टू दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू जो एंगल है दूसरे मीडियम में उसका साइन, साइन R हो जाएगा। अब यहाँ पर साइन I की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, वही जो tan I की वैल्यू होगी। एक चीज़ और, सॉरी एक चीज़ स्किप हो गई, यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू भी हमें लिखना है। सो लेट अस राइट I इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, अल्फा, एंड अल्फा की वैल्यू क्या है, md अपॉन ओडी। सो दिस इज md अपॉन ओडी। फर्दर बीटा इज इक्वल टू md अपॉन dc, md अपॉन dc है, एंड r की वैल्यू हमने क्या लिखा है, बीटा माइनस गामा लिखा है। सो बीटा इज md अपॉन dc, md अपॉन dc माइनस गामा विच इज md अपॉन di, md अपॉन di। ओके, सो ये I और R की वैल्यू हमें यहाँ पर यूज करना है। अब फिर वही बात, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन है, सो साइन I की जगह हम सिंपली लिख सकते हैं I, एंड R साइन R की जगह पर सिंपली लिख सकते हैं R।
सो ये हो गया N1 I की जगह हम लिखेंगे MD अपॉन OD एंड द होल थिंग MD अपॉन OD प्लस MD अपॉन DC इज इक्वल टू N2 एंड R की जगह पर हम क्या लिखेंगे MD अपॉन DC माइनस MD अपॉन DI, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि MD ये ऊपर से कॉमन है, दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा एंड देन हमारे पास क्या बचेगा N1 अपॉन OD प्लस N1 अपॉन DC is equal to N2 upon DC minus N2 upon DI, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि OD, DC एंड DI ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो हमें ये रिलेशन मिल रहा है। अब यहाँ पर DC वाले जो दोनों टर्म्स है इसको एक तरफ कर लेते हैं, बाकी एक तरफ कर लेते हैं। सो दिस इज N1 अपॉन OD प्लस N2 अपॉन DI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DC कॉमन है सो हम ऊपर लिख सकते हैं N2 माइनस N1 अपॉन DC। ये रिलेशन हो गया। सो फाइनली ये रिलेशन है। अब बस हमें इसमें साइन का ध्यान रखना है, साइन कन्वेंशन का यूज़ करना है। हमने ये जो कैलकुलेशन की है ये एक पर्टिकुलर इंटरफेस लेकर कैलकुलेट किया है। इस तरह का इंटरफेस है जो इस साइड कॉन्केव है, इस तरफ कॉन्वेक्स है एंड देन हमें एक रिलेशन मिला है। लेकिन इसी में ऐसा हो सकता था कि इस तरफ ये कॉन्केव होता, दूसरी तरफ कॉन्वेक्स होता, तो मे बी इमेज इस साइड में बन रही होती, या फिर यहीं पर हम देख सकते हैं कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये बेंड होकर यहाँ पहुँच रही है। अगर ये बेंड ना हो, इनिशियली ये किधर जा रही है, इनिशियली ये रे इधर जा रही है, और बेंड ना हो से बस इतनी बेंड ना हो, कुछ कम बेंड हो, इस तरह से अगर जा रही हो तो फिर दूसरे मीडियम में ये रे और इधर से जो आ रही है ये दोनों मीट नहीं करेंगी, इधर इमेज नहीं बनेगी। तो फिर हम उसको पीछे ट्रेस करेंगे तो हमें लगेगा कि यहाँ से कहीं रेज आ रही हैं। दैट मीन्स कि फिर इमेज जो इमेज बनेगी वो N1 मीडियम में ही बनेगी। इन दैट केस जो इमेज डिस्टेंस होगी वो इस P पॉइंट से लेफ्ट साइड में हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले को जगह अगर हमें साइन प्रूफ करना है किसी भी केस में वो हमें सही रिजल्ट दे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो डिस्टेंसेस हमें दिख रही हैं उनको हम साइन के साथ रखेंगे, और दोबारा जब उस फॉर्मूले को यूज़ करना होगा तो फिर से हम सारी डिस्टेंसेस का साइन यूज़ करेंगे। ओके, सो यहाँ पर अब हमें साइन कन्वेंशन फॉलो करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक जो बेसिक मेथड होता है कि ये हमारा P पॉइंट जो है रेफरेंस पॉइंट, इसको हम ओरिजिन ले लेते हैं, उसके राइट साइड की डिस्टेंसेस पॉजिटिव, लेफ्ट साइड की नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव होती है। एक मेथड वो है। उससे बेटर मेथड हो सकता है लाइट रे की डायरेक्शन में हम पॉजिटिव लें और उसके ऑपोजिट नेगेटिव लें। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लाइट रे लेफ्ट से राइट में जा रही है। सो जो भी डिस्टेंसेस लेफ्ट से राइट में होंगी उनको हम पॉजिटिव लेंगे, और जो राइट टू लेफ्ट होंगी वो नेगेटिव ली जाएंगी। सो यहाँ पर P से हमें डिस्टेंसेस मेजर करनी है। वी कैन सी ऑब्जेक्ट P से लेफ्ट में है तो ये वाली डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगी। इमेज जो है वो P से राइट साइड में है रे की डायरेक्शन में, तो इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव होगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट से राइट साइड में है, वो भी पॉजिटिव होगा। सो यहाँ पर साइन के साथ इन वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करें। So this is simply N1 upon OD is minus U plus N2 upon DI is plus V is equal to N2 minus N1 upon DC is radius of curvature, which is also positive. So finally the formula looks like N2 upon V minus N1 upon U is equal to N2 minus N1 upon R. ये है वो required relation जहां पर इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर एक आपस में रिलेटेड हैं। अगर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम है, दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडिसेस मालूम है, सो वी कैन कैलकुलेट कि इमेज कहां पर बनेगी दूसरे मीडियम में। अब ये तो एक पार्ट हो गया। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कहें तो ये भी पूछा जाता है, ये रिलेशन इस्टेब्लिश करने को आता है। अब आगे हम अगर लेंस में का फॉर्मूला या लेंस के केस में लेंस से रिफ्रैक्शन हो रहा है तो वहाँ से इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में रिलेशन क्या होगा वो इसी को आगे यूज़ करके हम करेंगे। बट बिफोर दैट
हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं, थोड़ी सी बातें और क्लियर हो जाएंगी उसके थ्रू। ये हमें एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल दिया हुआ है। स्फेरिकल इंटरफेस है, रेडियस 25 सेंटीमीटर है, एक तरफ मीडियम एयर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, दूसरी तरफ मीडियम ग्लास है, एयर से ग्लास में जा रही, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के लिए ये 3 केसेस दिए हुए हैं। पहले केस में 100 सेंटीमीटर, दूसरे में 50 और तीसरे में 25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है। इन तीनों केसेस में इमेज की डिस्टेंस क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। तो अभी जो हमने फॉर्मूला स्टैब्लिश किया है उसको यूज़ करेंगे। n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r, ये हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन है जो दी हुई होनी चाहिए कि जो इंटरफेस है वो इस तरह का है, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर कॉन्वेक्स है और जो कॉन्वेक्स से कॉनकेव साइड में रे जा रही है। ओके, सो n2 इज 1.5 अपॉन v, ये हमें कैलकुलेट करना है, माइनस n1 इज 1 अपॉन u। अब ऑब्जेक्ट जो है वो एयर में रखा हुआ है, दैट मीन्स लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, तो उसकी जो डिस्टेंस होगी वो हम नेगेटिव लेंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 100 इज इक्वल टू n2 माइनस n1, 1.5 माइनस 1 इज सिंपली 0.5, और इसकी जो रेडियस है वो राइट साइड में है, वो पॉजिटिव ली जाएगी, दैट इज 25 सेंटीमीटर। सो 25 ये हो गया। सो अब हम ये हो गया प्लस 1/100, सो दिस इज 1.5 अपॉन v इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 5/250, एंड यहाँ से ये डेसिमल हम हटा दें, सो इसको हम लिख सकते हैं 5/250, एंड इसको 5 से अगर हम कैंसिल करें सो ये हो जाएगा 1/50। ओके, सो 1/50, एंड देन ये 1/100 उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 1/100। सो 1/50 माइनस 1/100 इज इक्वल टू इज इक्वल टू प्लस 1/100 आएगा, is equal to plus 1/100, and then cross multiply करें, so 100 into 1.5 will be 150। so v की वैल्यू जो यहाँ पर आ रही है that is 150 सेंटीमीटर। so ग्लास में इमेज बनेगी जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है उससे 150 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। ये पहला केस हो गया। इसी तरह से आप दूसरा केस कर सकते हैं। तीसरे को अगर हम देखें यहाँ पर, इसके लिए थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं। 25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है। अगेन यूज द फॉर्मूला n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। सो n2 इज 1.5 अपॉन v माइनस n1 इज 1/u इज अगेन माइनस 25। so minus 25 is equal to n2 minus n1 would again be 0.5 upon r, which is again 25 plus 25। okay, so ये हो गया 1/25, so 1/v प्लस 1/v इज इक्वल टू, और ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये पहले की तरह से ही इसको हम कितना लिख सकते हैं, 1/50 लिख सकते हैं, 1/50 एंड माइनस 1/25। ओके, सो अब अगर हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करें, सो ये वैल्यू आएगी माइनस 1/50। ओके, माइनस 1/50 एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सो ये हो जाएगा माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, दैट वुड बी 75। ओके, सो v की वैल्यू यहाँ पर आएगी माइनस 75 सेंटीमीटर। अब ये रिमार्केबल है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है इमेज डिस्टेंस की। नेगेटिव आने का मतलब कि जो ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इमेज भी उधर ही फॉर्म हो रही है। सो अब हम एक काम कर सकते हैं, इन दोनों में जहाँ जो दोनों के लिए जो कैलकुलेशन की है उसके लिए हम रे डायग्राम भी बना सकते हैं। सपोज इस तरह से ये हमारा इंटरफेस है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर 100 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, पहले केस में 100 सेंटीमीटर पर है, ये इंसिडेंट रे हो जाएगी और ये नॉर्मल हो गया, और रे जो है वो बेंड हो रही है, और ये हो गया 25 सेंटीमीटर, और रे कहाँ पहुँच रही है, 150 सेंटीमीटर पर। ओके, सो रे बेंड होकर एक्सिस पर 150 सेंटीमीटर पर आकर मिल रही है, 150 सेंटीमीटर। ठीक, इस तरह से हो गया। नाउ इस वाले केस के लिए माइनस 75 सेंटीमीटर का क्या मतलब, अगेन ये स्फेरिकल इंटरफेस है, एक्सिस है, ऑब्जेक्ट अब की बार बहुत कम डिस्टेंस पर है, 25 सेंटीमीटर पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। सो ऑब्जेक्ट से ये रे आ रही है, और ये हो गया ऑलमोस्ट उतनी डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस है। सो दिस इज सेंटर। नाउ यहाँ पर लाइट रे बेंड हो रही है, बट नॉट सफिशिएंटली।
ओके, सो लाइट रे इस तरह से बेंड हो रही है लाइक दिस। अब यहां से एक रे ये जो सीधी आएगी एक्सिस के अलोंग, ये दोनों रेस को अगर हम देखें तो ये दोनों इस मीडियम में, ग्लास मीडियम में डाइवर्ज हो रही, इधर कहीं नहीं मीट करेंगी। सो हमें क्या करना है, इन दोनों को अगर हम पीछे ट्रेस करें, इस रे को अगर हम पीछे ट्रेस करें तो हमें ये दिखाई देगा इस मीडियम में, यहां से अगर हम देख रहे हैं तो हमें ये दिखाई देगा कि ये दोनों रेज इस पॉइंट से कहीं से आ रही हैं। ओके, और ये जो डिस्टेंस आ रही है ये कितनी आ रही है, 75 सेंटीमीटर। सो ये हो गया मतलब नेगेटिव v का, v की वैल्यू जो नेगेटिव आ रही है उसका मतलब ये हुआ। सो इमेज उसी मीडियम में बन रही है जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सो अभी तक हमने देखा एक सिंगल स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन कैसे होगा, लाइट रे को हम ट्रेस कैसे करेंगे। अब हम बात करेंगे डबल स्फेरिकल सरफेस है तो उससे रिफ्रैक्शन कैसे होगा, एंड इनफैक्ट वही लेंस का केस होता है। लेंस इज अ मीडियम बाउंडेड बाय एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस, बाउंडेड मीडियम हो जिसका एक सरफेस स्फेरिकल होना चाहिए कम से कम। सो इस तरह का टिपिकल लेंस होता है, दोनों तरफ स्फेरिकल सरफेस है, दिस इज अ बाउंडेड मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है और दोनों तरफ जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। अब जनरल केस ये हो सकता है कि एक तरफ जो मीडियम है वो n1 हो, दूसरी तरफ जो मीडियम है वो n3 हो, दोनों तरफ मीडियम सेम होना ये ज़रूरी नहीं है। ओके, अब इस तरह का मीडियम है, यहाँ पर दो स्फेरिकल सरफेस है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इससे ये लाइट रे आ रही है, पहले इंटरफेस पर इसका रिफ्रैक्शन हुआ। अब यहाँ पर कन्वेंशन ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑब्जेक्ट होता है कन्वेंशनली लेफ्ट हैंड साइड में ही रखा जाता है, और लाइट रे जिस सरफेस पर पहले इंसिडेंट हो रही है उसको हम बोलेंगे सरफेस 1, ठीक। और जो दूसरा सरफेस है जिस पे दूसरी बार सेकेंड टाइम रिफ्रैक्ट हो रही है दैट इज कॉल्ड सरफेस 2, ठीक। ये नॉमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है बिकॉज फिर उसी से रिलेटेड जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, जैसे दो सरफेसेस है, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी, किसको फर्स्ट किसको सेकंड कहेंगे, उसके लिए ये हमें ध्यान रखना है कि पहला सरफेस जिस पर लाइट इंसिडेंट हो रही है उससे रिलेटेड जो टर्म्स होंगे वो फर्स्ट होंगे, दूसरा वाला जो सरफेस है उससे रिलेटेड जो टर्म्स होंगे वो सब सेकंड होंगे। सो सरफेस 1 है, ये राइट रे इस पर इंसिडेंट हुई, यहाँ रिफ्रैक्ट हुई, फिर उसके बाद दूसरे सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है, फिर उसके बाद रिफ्रैक्शन हो रहा है, एंड रिफ्रैक्शन के बाद फाइनली रे यहाँ पहुँच रही है, और एक रे जो नॉर्मली इंसिडेंट होगी दोनों स्फेरिकल सर्फेसिस पर वो अनडेविएटेड पास होगी और यहाँ पर इसकी इमेज बनेगी। अब इस तरह के केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, इसके बीच में जो रिलेशन होगा वो हमें स्टैब्लिश करना है। एंड यहाँ पर भी हमारा जो स्कोप है, जिस स्कोप में हम वर्क करेंगे वो है थिन लेंसेज के स्कोप। लेंसेज थिन होने चाहिए, सो उसकी वजह से ये हम यहाँ पे समझ सकते हैं इस डायग्राम में कि ये एक लेंस है और इसका जो दोनों स्फेरिकल सरफेस है वो किस स्फीयर का पार्ट है वो भी हमने यहाँ पे दिखा रखा है। ओके, सो ये हो गया सरफेस 1, तो इस सरफेस का जो सेंटर है उसको हमने यू कैन सी C1 लिख रखा है। ये सरफेस 2, इसका जो सेंटर है उसको हमने C2 लिख रखा है। इस सरफेस का ये जिस स्फीयर का पार्ट है उसकी जो रेडियस है वो इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, उसको हमने R2 लिख रखा है, ये सेकंड सरफेस है। फर्स्ट सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर उसको हमने R1 लिख रखा है, और जो दोनों सेंटर्स को जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो यहाँ पर कहलाएगी एक्सिस, इसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं, ये एक्सिस हो जाएगी। सो अब यहाँ पर से ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ कहीं रखा हुआ है, यहाँ पर मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है और यहाँ कहीं इसकी इमेज बन रही है, वो वाला जो एग्जांपल है उसको यहाँ पर दिखाएं अगर हम। तो अब थिन लेंसेज के साथ हम कैसे वर्क करेंगे, सपोज दिस पॉइंट इज A, सो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फर्स्ट इंटरफेस से OA है और ये जो पॉइंट है ये हमारा, ये मान लेते हैं ये B है, तो इमेज की डिस्टेंस सेकेंड इंटरफेस से B है। बट इन केस ऑफ थिन लेंसेज ये जो पॉइंट है इसको हम P ले सकते हैं। सो थिन लेंसेज के केस में क्या होगा कि A और P या B और P दे विल बी वेरी क्लोज। तो अगर हम O की डिस्टेंस A से निकालें या P से निकालें दैट वुड बी सेम। सिमिलरली I की डिस्टेंस P से निकालें या B से निकालें दैट वुड बी सेम। ये है थिन लेंसेज के स्कोप, अदरवाइज फिर वो डिस्टेंसेस रिलेट कराना डिफिकल्ट हो जाएगा। सो ये है थिन लेंसेज, एंड यहाँ पर हमें करना क्या है कि जो हमने फॉर्मूला एस्टैब्लिश किया है स्फेरिकल सर्फेसेस वाला, उसी फॉर्मूले को 2 बार हमें यूज करना है। सो यहाँ पर एक लेंस है और जो बाहर का मीडियम है N1 है, उसमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ है,
लाइट रे फर्स्ट इंटरफेस पर इंसिडेंट हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, फिर सेकेंड पर इंसिडेंट होकर रिफ्रैक्ट हो रही है और फाइनली इमेज यहाँ पर बन रही है। अब इस चीज़ को हम कैसे देख सकते हैं कि 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। पहले सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होगा तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ से सर्टेन डिस्टेंस पर है। अब यहाँ पर हमने पहले इस्टेब्लिश कर लिया है कि लेंस में ये जो पॉइंट P हम कह रहे हैं उससे हम डिस्टेंस लें या A से लें या B से लें, ये सारी डिस्टेंसेस सेम है। सो O की डिस्टेंस A से लें या P से लें या B से लें वो सेम है। सिमिलरली I की डिस्टेंस A से P से या B से वो सब सेम आएगी। सो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ये हो जाएगी, सपोज दिस पॉइंट इज A। ओके, सो ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U। और अगर सिर्फ एक ही इंटरफेस होता तो लाइट रे रिफ्रैक्ट होने के बाद यहाँ पर इमेज बनाती, लेकिन दूसरा सरफेस भी है, सो फाइनली इमेज यहाँ पर नहीं बनेगी। ये जो इमेज है यू कैन से एक इंटरमीडिएट इमेज है, या दूसरा इंटरफेस है उसके लिए ये एक ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है। इसको हम बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सो इसको हम कहेंगे यहाँ से ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे V1। लेट्स कॉल दिस V1, द डिस्टेंस ऑफ इंटरमीडिएट इमेज या वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड सरफेस। सो पहले इंटरफेस ने V1 डिस्टेंस पर इमेज बनाई है, अगर दूसरा ना होता तो। एंड पहले इंटरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो R1 है, ये डिस्टेंस हो जाएगी R1। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला हमने इस्टेब्लिश किया था उसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, इसमें इमेज बन रही है, सो हम लिखेंगे N2 अपॉन V1 माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू, इसमें लाइट जा रही है तो N2 और N1 से आ रही है माइनस N1 अपॉन द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज R1। सो अब यहाँ पर हमें एक चीज़ ये जानना ज़रूरी है कि जो दोनों इंटरफेस है उसकी रेडियस सेम होना ज़रूरी नहीं है, अलग अलग हो सकती है, सेम भी हो सकती है। अच्छा, फिर उसके बाद फर्स्ट इंटरफेस के बाद लाइट रे सेकेंड इंटरफेस पर आएगी। अब सेकेंड इंटरफेस के लिए हम ये मान सकते हैं कि लाइट रे N2 मीडियम से आ रही है। वी कैन इमेजिन कि N2 मीडियम यहाँ से एक्सटेंड कर रहा है। सो N2 मीडियम से लाइट रे आ रही है एंड रिफ्रैक्शन के बाद सिंस N2 क्या है, N1 से ज़्यादा है, यहाँ पर लाइट रे इंसिडेंट होगी। ये वाली लाइट रे, ये देख सकते हैं हम यहाँ पर, ये दूसरे इंटरफेस पर इंसिडेंट हो रही है। सो इस पॉइंट पर ये नॉर्मल हो जाएगा सेंटर से जिसको हमने ज्वाइन किया है, एंड लाइट रे इनिशियली इस डायरेक्शन में जा रही है। अब उसको वो रेयरर मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल से अवे बेंड होना है। सो नॉर्मल से अवे बेंड होगी, सो फाइनली एक्सिस पर इस पॉइंट पर आकर मिलेगी। ये हमारी फाइनल इमेज होगी। सो अब हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि जो सेकेंड इंटरफेस है उसके लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी, यही V1 होगी। वो पहले हमने कर रखा है A, B, P, उन सब के बीच में डिस्टिंक्शन नहीं लेंगे यहाँ पर। सो सेकेंड इंटरफेस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी, V1 होगी। ओके, एंड जो सेकेंड इंटरफेस है उससे जो इमेज की डिस्टेंस है वो हम ये कह सकते हैं, ये हो जाएगी इमेज की डिस्टेंस, फाइनल इमेज डिस्टेंस V हो जाएगी। और इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ये है, दिस इज R2। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है उसको हम कैसे लिखेंगे, इमेज कहाँ बन रही है, फाइनली N1 में बन रही है। सो हम क्या लिखेंगे, N1 अपॉन V माइनस इमेज किस में से आ रही है, N2 से आ रही है। N2 और N2 में इमेज की डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस या वर्चुअल ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, V1 है। सो N2 अपॉन V1 इज इक्वल टू, इमेज लाइट रे N1 में जा रही है, सो N1 माइनस N2 अपॉन इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है R2, ये हम लिखेंगे। अब एक बात हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम साइन कन्वेंशन नहीं यूज़ कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने साइन का यूज़ करके ये रिलेशन इस्टेब्लिश किया था। अब इसको हमें, ये कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं है, इससे हमें फाइनली एक रिलेशन ही लिखना है और उस रिलेशन में जो डिस्टेंसेस होंगी उसको हम फिर साइन के साथ ही रखेंगे। सो यहाँ पर हम साइन कन्वेंशन यूज़ नहीं करेंगे, डिस्टेंसेस को एज इट इज़ ही रहने देंगे। ओके, सो से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम ऐड करें तो N2 अपॉन V1 माइनस साइन के साथ है और यहाँ पर N2 अपॉन V1 प्लस साइन के साथ है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। फाइनली क्या बचेगा हमारे पास, N1 अपॉन V एंड देन माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R1 प्लस
n1 माइनस n2 अपॉन r2, ये हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम n2 माइनस n1 कॉमन करें, यहाँ पर n2 माइनस n1 लिखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। सो n2 माइनस n1 अगर हम कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1 अपॉन r1 और ये माइनस साइन हो जाएगा। सो दिस वुड बी माइनस 1 अपॉन r2। फर्दर यहाँ से n1 अगर हम कॉमन करें और इधर लाके डिवाइड करें तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू, इसको हम n1 से डिवाइड करेंगे। सो ये हो जाएगा n2 अपॉन n1, n2 अपॉन n1 माइनस n1 अपॉन n1 इज 1, सो माइनस 1, एंड देन वी हैव 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ठीक, सो ये है इमेज की डिस्टेंस लेंस के लिए, ये है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। और राइट हैंड साइड में ये जो क्वांटिटी आ रही है, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो फॉर अ गिवन लेंस n1 n2 कांस्टेंट्स हैं और लेंस की जो रेडियस है दोनों इंटरफेस की वो भी कांस्टेंट है। तो ये राइट हैंड साइड में ये जो पूरी चीज़ लिखी हुई है ये एक गिवन लेंस के लिए क्या है, कांस्टेंट है। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसमें हम देख सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा लेंस से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है, नियरली इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, उस केस में क्या होगा, फॉर लार्ज डिस्टेंसेस दैट मीन्स व्हेन u इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, 1 अपॉन u क्या हो जाएगा, 1 अपॉन u विल टेंड टू 0। ठीक, सो 1 अपॉन u 0 हो गया, दैट मीन्स 1 अपॉन v ये जो क्वांटिटी है ये किसके बराबर होगी, ये जो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है उसके बराबर होगी। सो इन दैट केस जब u बहुत ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लार्ज है, उस केस में, उस सिचुएशन में v जो वैल्यू आएगी, इमेज डिस्टेंस जो आएगी, दैट वुड बी अ कांस्टेंट, या फिर इमेज पॉइंट जो होगा वो एक फिक्स्ड पॉइंट होगा। अब इसको हम एज ए डेफिनेशन लेते हैं कि लार्ज डिस्टेंसेस से जो रे आती हैं, लार्ज डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है, सो लार्ज डिस्टेंस से जो रेज आएंगी वो सब एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, एंड पैराक्सियल के केस में यहाँ पर वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल होंगी। तो इस तरह की जो रेज हैं उन सब का इमेज पॉइंट, अब वो लार्ज डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, सो वो चाहे कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट हो जा रही है इमेज डिस्टेंस। सो ऐसा इमेज पॉइंट जो फिक्स्ड है, इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ लेंस। ठीक, सो फॉर लार्ज डिस्टेंसेस v is a constant or image point is fixed and such a fixed point is called focus. ठीक, so v is a fixed point and इसी को ही हम बोलते हैं क्या, principal focus. This is principal focus. So इसका मतलब 1 upon v को हम एक कांस्टेंट की तरह से लिख सकते हैं एंड वी वुड राइट इट एज 1 अपॉन f। तो इमेज पॉइंट जो हमारा है वो तो फिक्स्ड हो गया, उसको हम कहेंगे फोकस, और जो इमेज डिस्टेंस होगी ये भी कांस्टेंट है लेंस के लिए और इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। सो 1 अपॉन v कैन बी रिटन एज 1 अपॉन f। सो 1 अपॉन f ये हमने किसकी जगह लिखा है, ये पूरा राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट आ रहा था उसकी जगह लिखा है। दैट मीन्स 1 अपॉन f कैन बी रिटन एज n2 by n1 minus 1 into 1 upon r1 minus 1 upon r2, ये हम लिख सकते हैं। ठीक, अब ये चीज़ क्या है, ये लेंस के लिए ये सारी चीज़ें इधर फिक्स्ड हैं। सो अगर हमें दोनों सरफेसेस की रेडियस मालूम है, बाहर और अंदर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है, देन वी कैन कैलकुलेट कि इस तरह के लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी। ओके, सो ये हमारा फॉर्मूला हो गया टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ गिवन लेंस। ठीक, अब इस पे वेरिएशंस क्या हो सकते हैं, वो वेरिएशंस आगे हम कंसीडर करेंगे। फिलहाल इसमें अगर बाहर का मीडियम एयर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बाहर का मीडियम एयर है तो इस चीज को हम लिख सकते हैं सिंपली 1, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा लेंस का उसको हम n लिख दें। सो 1 अपॉन f, 1 upon f can be written as n minus 1 into 1 upon r1 minus 1 upon r2, ये हो जाएगा। एंड ये अब हम ये वाला फॉर्मूला हमसे क्या कह रहा है कि अगर हमें एक मटेरियल दिया हुआ है, उसका हमें लेंस बनाना है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें मालूम है, तो हमें उसकी कितनी रेडियस ऑफ कर्वेचर रखना है दोनों साइड में फॉर अ पर्टिकुलर फोकल लेंथ। सो एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ का लेंस बनाने के लिए इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है। सो ट्रेडिशनली वी कॉल दिस फॉर्मूला द लेंस मेकर्स फॉर्मूला। सो यही है हमारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला।
लेंस मेकर्स फॉर्मूला। फर्दर एक और रिलेशन हमें यहां से मिल रहा है। इस पूरी चीज को हमने क्या लिख लिया है, 1/f। सो अगर इसको हम 1/f लिख रहे हैं, देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन हम लिख सकते हैं, दैट इज 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो अगर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम है, लेंस का फोकल लेंथ पता है, देन वी कैन कैलकुलेट कि इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनेगी। सो इस फॉर्मूले को हम कहते हैं लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। ठीक, अब ये दोनों ही डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं ये आता है लेंस फॉर्मूला डिराइव करने को, लेंस मेकर्स फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला दोनों डेरिवेशन आता है। प्लस अब इसमें जो डिस्कशन ये हमने किया है आपके साथ, इसमें बीच में जो चीज़ें हमने यूज़ की हैं, रे किधर से किधर जा रही है, रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है, फर्स्ट इंटरफेस सेकेंड इंटरफेस पर हमने कैलकुलेशन कैसे की है, वो सारी चीज़ें आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे अब हम देखेंगे कि इस फॉर्मूले का वेरिएशन क्या होगा। अगर हमें एक कॉन्केव लेंस दिया हुआ है और उसकी दोनों तरफ रेडियस अलग है तो वो सिंपली बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है। अगर दोनों रेडियस सेम है तो उसको हम बोलते हैं इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। सिमिलरली बाई कॉन्केव या इक्वी कॉन्केव लेंस हो सकता है। उसकी फोकल लेंथ हम कैसे निकालेंगे, कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी। लेंस को अगर हम किसी लिक्विड में इमर्स कर दें तो उसकी फोकल लेंथ पे क्या फ़र्क पड़ता है, उसके इनफैक्ट नेचर पर भी क्या फ़र्क पड़ता है। एक सरफेस अगर प्लेन हो तो उसकी फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, या हमने लेंस को अगर बीच में से कट कर दिया है तो एक पार्ट की फोकल लेंथ क्या होगी। इस तरह की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फर्दर जो डिफरेंट टाइप के लेंसेज होते हैं, इक्वी कॉन्केव या इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, उससे इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपके साथ नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। होपफुली ये चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।